Hello and welcome back, guys, in class number 16 of CMA Final Law. हमारी ये क्लासेस चल रही है सीरीज़ बाय सीरीज़। क्लास 15 तक हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम मॉड्यूल के थ्रू कंपनी लॉ को कवर कर रहे हैं फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, इसमें मैं आपको मॉड्यूल के थ्रू इन डेप्थ जो भी प्रोविजंस होते हैं वो बताने की कोशिश करूँगा, साथ ही कुछ चार्ट्स के साथ में आपको बताऊँगा। हमारी क्लासेस बहुत ही अच्छे मैनर में जा रही है, आप जाके 15 क्लास तक वॉच कर सकते हैं, देन यहाँ पे आके स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में मुझे 2-3 अपडेट दे रहे थे, वो मैं आपको दे देता हूँ। आप इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो नोट्स वगैरह है वो मैं वहीं पे प्रोवाइड कराता हूँ और मुझसे कनेक्ट भी रह सकते हैं। ठीक है, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। साथ ही मैंने हॉट टॉपिक्स का वीडियो CMA फाइनल लॉ का अपलोड कर दिया है, उसको जाके फटाफट से वॉच कर लो, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर सीक्वेंसिंग के थ्रू कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसकी पूरा प्रोडिक्शन दिया है। ठीक है, साथ ही में आने वाले दिनों में जितने भी वीडियोस पेंडिंग है रिलेटेड टू अनदर सब्जेक्ट्स वो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल के साथ में जुड़े रहना, सब्सक्राइब वगैरह करके रखना। ठीक है, ताकि वो मिस ना हो। और इसके साथ ही अगर आपको टेस्ट वगैरह देने में इंटरेस्ट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे क्या है कि मैं टेस्ट की भी पूरी कोशिश कर सकूं और हम एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा पावर ऑफ द बोर्ड सेक्शन 179 कि बोर्ड के पास में क्या क्या पावर होती है जो वो अपने पास में सिक्योर रखती है और वो कंपनी के मैनेजमेंट में काम कर पाती है। ठीक है, देखो, सिंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। देखो, कंपनी के जो अल्टीमेट ओनर्स होते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, लेकिन जो बोर्ड होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए कंपनी की डे टू डे थिंग्स को और बाकी चीज़ों को। ठीक है, द एक्ट हैज़ गिवन एडिक्वेट जनरल अथॉरिटी टू द बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड to do all such acts and things as company is authorized to exercise to do and do। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज होता है सारी पावर्स को यूज़ करने के लिए जो एक कंपनी करती है। मतलब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो बोर्ड ही होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं। ठीक है, द बोर्ड शेल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर और डू एनी एक्ट टू बी एक्सरसाइज और डन बाय द कंपनी in general meeting. However, no resolution by the company in general meeting shall invalidate any prior act the board would be have been valid that the regulation had not been made। क्या मतलब है इसका? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो कोई भी पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा जो कि जनरल मीटिंग में यानी क्या बोलते हैं एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। क्या चीज़ है मैं बताता हूँ कि भाई जो जनरल मीटिंग में जिस चीज़ को करने से मना किया गया है वो बोर्ड नहीं कर सकता खुद से, यानी सुपीरियर तो जनरल मीटिंग ही होने वाली है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार। पावर ऑफ बोर्ड टू बी एक्सरसाइज बाय द बोर्ड बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन पास एंड ड्यूली कन्वेड टू द बोर्ड मीटिंग इन सबसेक्शन सी आर फर्निश ब्लो। देखो क्या क्या काम कर सकती है। कॉल्स कर सकती है शेयर होल्डर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या क्या कर सकते हैं? कॉल्स कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को, ऑथराइज कर सकते हैं बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज़ को, इशू कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग डिवेंचर वेदर इन और आउटसाइड इंडिया, बोरो कर सकते हैं मनी को, इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड्स ऑफ द कंपनी, लोन ग्रांट कर सकते हैं, गारंटी दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन्स, अप्रूव कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बिजनेस ऑफ द कंपनी, टू अप्रूव अमालगमेशन मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, टू टेक ओवर ऑफ ए कंपनी और अक्वायर ए कंट्रोलिंग और सब्सटेंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी। ठीक है, एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, ये सब काम कर सकते हैं। और ये कुछ और पावर्स है जो कि रूल 8 में प्रिस्क्राइब है, जो कि आप रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, टू अपॉइंट एंड रिमूव KMP, टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरी ऑडिटर। द बोर्ड में बाय रेजोल्यूशन पास्ड एट ए मीटिंग, ये पावर को डेलीगेट भी किया जा सकता है। मतलब क्या है कि ये जो 4 पावर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये वाली,
इन पावर्स को डेलीगेट भी किया जा सकता है रेजोल्यूशन पास करके। कौन कौन सी पावर्स है? एनी कमेटी ऑफ द डायरेक्टर, द मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब इन पावर्स को डेलीगेट किया जा सकता है। पॉइंट 4 to 6 में जो भी बताई गई है, ये जो 4 to 6 में जो भी पावर बताई गई है, इनको डेलीगेट कर सकते हैं। और किसको डेलीगेट कर सकते हैं? कमेटी ऑफ डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर या फिर अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच। ठीक है, इन सभी को डेलीगेट कर सकते हैं। होप सो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 179 था। इसमें हमने मोटा मोटी क्या देखा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कौन कौन से काम कर सकते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से थोड़ा सा याद कर लेना अगर आपके पास में आए कि क्या क्या काम हो सकता है और पावर्स किन किन को डेलीगेट कर सकते हैं, ये दो चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 180, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। अब क्या क्या काम नहीं कर सकते आप बोर्ड, वो देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर करा था, उसके थ्रू समझते हैं। इसका आप या तो स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में बना लेना या फिर पोस्ट कर लो वीडियो को, जो भी है। कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर होता है इन फॉलोइंग काम के लिए। क्या क्या काम है वो देख लेते हैं। टू सेल, लीज या डिस्पोज वन और मोर होल अंडरटेकिंग, ये हमने रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में भी देखा था, वैसे ही सेम है। ठीक है, कंपनी को सेल करना, लीज पे देना या डिस्पोज करना है, ये तो किसी एक अंडरटेकिंग को या फिर पूरी अंडरटेकिंग को, या फिर वन और मोर सब्सटेंशियली होल अंडरटेकिंग को। मतलब क्या है? जिसमें कंपनी का सब्सटेंशियली इंटरेस्ट हो, उस अंडरटेकिंग को सेल, डिस्पोज वगैरह करना या फिर किराए, लीज वगैरह पे देना, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। बोरिंग करना, बोरिंग इफ बोरोड प्लस प्रपोज्ड जो होता है वो पेड अप शेयर कैपिटल, प्रीमियम और फ्री रिजर्व से एक्सीड हो जाता है, तो क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। उससे पहले नहीं लगेगा। वापस से बताता हूँ, कंपनी अगर लोन लेना चाहती है और जो लोन लेने का अमाउंट है वो पेड अप शेयर कैपिटल, प्रीमियम और फ्री रिजर्व से अबोव चला जाता है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर बोरिंग हो रही है गुड फेथ के अंदर, मान लो इमरजेंसी के केस में और गुड फेथ में कंपनी को बचाने के लिए हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन बाद में भी हो सकता है। उसके लिए फिर पुष्टिकरण, जो भी अपने रेटिफिकेशन बाद में शेयर होल्डर्स द्वारा हो सकता है। रेमिशन गिविंग टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ डेट ड्यू बाय डायरेक्टर। अगर कंपनी क्या करती है कि डायरेक्टर ने कोई लोन ले रखा है, उसमें रेमिशन देना चाहती है या फिर जो डेप्ट ड्यू है उसके रेस्पेक्ट में टाइम एक्स्ट्रा देना चाहती है, तो उसके लिए भी रेजोल्यूशन लगेगा। क्योंकि डायरेक्टर जो होते हैं वो कंपनी से लोन ले रखे हैं, है ना, और फिर उसमें रेमिशन और टाइम एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो उसके लिए एसआर तो लगेगा ही लगेगा। जो सेक्शन 180 होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता प्राइवेट कंपनीज़ के अंदर। ठीक है, मॉड्यूल से देख लेते हैं, और कुछ बाकी देखिएगा, वही बातें हैं इसमें ना। ठीक है, जितना मैंने बताया उतना ही आपको याद रखना है। आज अब स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट कमेटी। ठीक है, ये वही बताया गया कंपोजिशन ऑफ बोर्ड जो मैंने आपको बताया था, वो ऊपर सेक्शन 1 से 149 जो हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए, वही सब बातें हैं, तो वो रिपीट हो गई यहाँ पे, तो उसको छोड़ दो आप, है ना। ओके, आ जाओ ऑडिट कमेटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, तो इसके थ्रू देखते हैं इसको। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में उतार लेना। ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी क्या करती है वो मैंने आपको पहले बताया था अच्छे से ऑडिट वाले चैप्टर में, कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, ऑडिटर होते हैं, उनको अपॉइंट वगैरह करना वो ऑडिट कमेटी ही करती है, जहाँ पे ऑडिट कमेटी बनी हुई होती है, रिक्वायर्ड होती है। सेक्शन 177। अब ऑडिट कमेटी का प्रोविज़न कौन कौन सी कंपनीज़ के ऊपर लगेगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो लिस्टेड कंपनीज़, लिस्टेड कंपनीज़ जितनी भी है सभी के ऊपर क्या लग जाएगा, ये प्रोविज़न लग जाएगा ऑडिट कमेटी का। अब इसके साथ में मैं आपको एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें और बता देता हूँ। लिस्टेड का मतलब क्या होता है?
जनरल सेंस में हम समझे जो लिस्टेड है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज जो बोर्ड है, जैसे मान लो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज है जैसे BSE और NSE में लिस्टेड है ना। अब इसको अगर अपन और डीप में समझे तो यहाँ पर लिस्ट होने का मतलब क्या है, इनकी जो सिक्योरिटीज़ है वो लिस्ट है, और सिक्योरिटीज़ में भी क्या इक्विटी लिस्ट होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कुछ कंपनियों के डिबेंचर भी लिस्ट होते हैं, और प्राइवेट कंपनी क्या कर सकती है, अपने डिबेंचर लिस्ट कर सकती है, लेकिन वो नहीं। यहाँ पर लिस्टेड का मतलब क्या है, इक्विटी, जो आपकी इक्विटी है वो स्टॉक एक्सचेंज में क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। तो लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है जिसकी जो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, लोन्स डिपॉजिट 50 करोड़ और मोर है। ठीक है, वो कंपनियाँ, वापस से हम इसको पढ़ते हैं। पेड अप शेयर कैपिटल तो 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और लोन्स डिपॉजिट 50 करोड़ और मोर। इन दोनों टाइप ऑफ कंपनीज को क्या होगा, हैव टू मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूट ए ऑडिट कमेटी, इनको मैंडेटरी ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा, कंपोजिशन का मतलब होता है कितने मेंबर्स होंगे ऑडिट कमेटी के अंदर। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इसमें होने चाहिए 3। ठीक है, इन विच मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। डायरेक्टर मस्ट हैविंग एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स जो भी है उनमें एबिलिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने की, उनको समझने की, है ना, और उनको अंडरस्टैंड करने की। और जो डायरेक्टर होंगे वो मिनिमम 3 होंगे ऑडिट कमेटी के अंदर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जिसमें से मेजॉरिटी जो होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक है, तो वही कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। मैंने आपको बताया 3 डायरेक्टर मिनिमम होंगे, मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, साथ ही मेजॉरिटी वगैरह वही सब चीज़ें हैं ना। CSR कमेटी ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ में कवर कर लिया था, आगे सेक्शन 1 से 135 हम पहले ही करके आ चुके हैं। ठीक है, ऑडिट कमेटी वही बातें देखो यहाँ पे आगे, एवरी लिस्टेड कंपनी और एनी सच क्लास ऑफ कंपनी एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। ऑल पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, ऑल पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, एवरी कंपनी जिसका एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग डिबेंचर डिपॉजिट वगैरह 50 करोड़ और मोर है। ठीक है, रोल क्या क्या है ऑडिट कमेटी के वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 177 1 सबसेक्शन 5 द ऑडिट कमेटी इज एम्पावर्ड टू कॉल फॉर द कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर अबाउट, ऑडिटर्स को इन कमेंट्स के लिए कॉल कर सकती है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, द स्कोप ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑडिटर्स, रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू द बोर्ड, डिस्कस कर सकती है एनी रिलेटेड इशू विद द इंटरनल एंड स्ट्रेटजी ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बोर्ड रिपोर्ट क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, जहाँ पर बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा एनी रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमेटी दी सेम शैल बी डिस्क्लोज, जो पहले से डिस्क्लोज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में आता है विजुअल मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझते क्या होता है। पहली बात तो ये लगता है किस पर है, पहले वो समझ लेना। एवरी लिस्टेड कंपनी या फिर कोई भी क्लास ऑफ कंपनी जो भी प्रिस्क्राइब्ड है ना। रूल 7 के अंदर बताया गया है कि इनके ऊपर भी लगेगा, जो कंपनी एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट पब्लिक से, और जिस कंपनी ने बोरो कर रखी है मनी बैंक से या फिर किसी PFI से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो 50 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, याद रखना, एक तो एवरी लिस्टेड कंपनी या फिर ऐसी कंपनी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक से, है ना,
और जिसकी जो बोरोइंग है वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जो बैंक या फिर किसी एनबीएफसी से ले रखी है, ठीक है। ओके, तो वहाँ पर विजल मैकेनिज्म लग जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है विजल मैकेनिज्म का, उसको फॉर्म करने का। ए विजल मैकेनिज्म शेल बी फॉर्म फॉर ए डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। देखो क्या क्या हो सकते हैं वो। द विजल मैकेनिज्म shall provide for adequate safeguard against the victimization of a person who such mechanism and make provision for direct access to the chairperson of the audit committee in appropriate exceptional cases. It is imperative for the company to disclose the details of the establishment of vigil mechanism on the website of the company and in the board report. क्या मतलब है इसका? जो विजल मैकेनिज्म होता है वो सेफ गार्ड करने के लिए होता है जो कि पर्सन विक्टिमाइजेशन से पीड़ित हैं, यानी उससे प्रॉब्लम हो रही है जिससे उनको, और जो विजल मैकेनिज्म की जो रिपोर्ट होगी वो कंपनी को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी पड़ेगी, साथ ही बोर्ड रिपोर्ट में दिखानी पड़ेगी, है ना। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल, person who use the such mechanism means employees and director who avail the vigil mechanism। कौन कौन यूज़ कर सकता है? द ऑडिट कमेटी शेल ओवरसी द विजल मैकेनिज्म। क्या होता है मैं आपको इन जनरल लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है, ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। तो विजल मैकेनिज्म क्या होता है, ये एक तरीके की कमेटी होती है। अब ये कमेटी एस्टेब्लिश होती है इन इस फॉलोइंग केस में, है ना, जो मैंने आपको बताया। अब ये कमेटी क्या करती है कि यहाँ पर ये पहले ही पता लगाती है कि कंपनी के अंदर क्या क्या दिक्कत हो रही है, कौन कौन किस चीज़ से परेशान है ना, और उसके ऊपर क्या करती है, एक्शन लेती है। तो उसको विजल मैकेनिज्म बोलते हैं और कुछ भी नहीं है। ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर हम ये पहले से पढ़ के आ चुके हैं, सारी ये सब चीज़ें वापस रिपीटेड है। बस ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है बोर्ड मीटिंग्स वाला, ठीक है। बोर्ड मीटिंग एंड प्रोसीजर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लास 15 और 16 दो क्लासेस हमारी इसमें लगी है, ठीक है। साथ ही अब आगे का हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास में टोटल एक तो ये है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसके बाद में हमारा आ जाएगा कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट एंड अमालगमेशंस, ठीक है। देन लास्ट में ऑपरेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट होगा, प्रिवेंशन, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। बस इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा पूरा कंपनी लॉ, ठीक है। तो होप सो नेक्स्ट में 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम MCQs वगैरह को देखेंगे। 100 के आसपास MCQs है यहाँ पे ना, 97। देखो MCQs का जो लेवल है वो ज़्यादा कुछ है नहीं। हाउ मेनी मिनिमम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी? 7, ठीक है। इन ऑर्डर टू गवर्नमेंट कंपनी 51% शेयर्स टू बी हेल्ड एनी ऑफ द अबव, ठीक है। तो कोई नहीं, इसके लिए हम एक सेपरेट क्लासेस कर ही लेंगे, तो इसको भी एक बार ये भी कवर हो जाएगा अगर कुछ टेढ़े MCQs हुए तो। उसके बाद में शायद मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसमें कुछ केस स्टडी गिवन है, उसको देख लेते हैं। ओके, ओके, ये केस स्टडी है डायरेक्टर वाला। तो कवर तो हम अलग से ही करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेक्शन जाएगा, सेक्शन नंबर 149 से रिलेटेड है ये। दूसरा है हमारा CSR कमेटी एंड CSR ऑडिट एंड नॉमिनेशन कमेटी, मतलब ये भी उसी से रिलेटेड आ गया। थर्ड वन है हमारा
ये है बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड। फोर्थ वन एनुअल रिपोर्ट्स, ये AGM। ठीक है, काफ़ी कुछ दे रखा है कम इसमें ना। और ऑडिट से रिलेटेड है 8, मतलब टोटल 8 केस स्टडी, तो इस पर भी एक पूरी क्लास जाने वाली है। ठीक है, बस उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, हम ऐसी प्लानिंग करते हैं आज एक बार। देखो, क्लास 16 आज कंप्लीट हो गई है। क्लास 17 प्रिवेंशन वाले चैप्टर पे जाएगी। ठीक है, तो इसको यहीं पे रैप अप करेंगे अपन। 18 जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ वाले चैप्टर पे, और 19 जो है ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट पे। 20 जो जाएगी वो हमारे MCQs पे ले लेंगे हम। 21 को हम ले लेंगे केस स्टडी पे। ठीक है, तो इसी में मैं पूरा ट्राई करूँगा कि हम इसी के अंदर क्लासेस को कंप्लीट करें। ठीक है, तो होप सो आपको क्लासेस अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और साथ ही इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज में बता सकते हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। ठीक है, तो अपना जो मेन मोटिव है वो अच्छे मार्क्स से पास होना, लो के अंदर यही है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं भटकना है अपन को। और साथ ही अभी एग्ज़ाम जैसे जैसे पास में आते जा रहे हैं वैसे वैसे एंजाइटी का लेवल बढ़ रहा होगा, और काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशर हैंडल करने में दिक्कत आ रही होगी। जो स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनका पेन मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। मैंने भी इंटर और फाइनल बोथ ग्रुप दे के ही पास किया है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी। जो सिंगल ग्रुप वाले हैं, आप लोगों के पास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रहता है, तो उस एक्स्ट्रा टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है और अच्छे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने पे फोकस करना है। एक बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट में अच्छा स्कोर यानी अच्छी तरीके से वैकेंसीज़ वगैरह निकालनी है तो आपको एटलीस्ट 60% स्कोर करना पड़ेगा। 60% का मीन्स क्या होता है, ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस एक जनरल सेंस में बता रहा हूँ कि 60% का मतलब क्या होता है। आपकी फ़ाइनल के अंदर बोथ ग्रुप की मिलाकर 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इससे अबव होंगे तो ही शॉर्ट लिस्टिंग ज़्यादा आएगी, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। 50% पे आप पास होते हो, 60% आपको टारगेट में रखनी है ना। साथ ही क्या करो, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर क्या करते हैं काफ़ी स्टूडेंट, सिर्फ ऊपर से देख के चल जाते हैं। ये भी लॉ जैसा सब्जेक्ट नहीं है, तो हमको उसके लिए कॉपी पेन उठाना पड़ेगा और अच्छे से हाथ को घिस के काम करना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हो तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेरे साथ में एक सीन हुआ था, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। SCM का पेपर था, मैंने क्या किया था कि सब प्रोविज़न मेरे को आते हैं, सब कुछ आता है मेरे को अच्छी तरीके से। मैंने QT भी बढ़िया तरीके से कर ली थी और सब कुछ मैंने कर लिया था। लेकिन क्या हुआ, एग्ज़ाम में जाने के बाद में क्वेश्चंस आते हुए को भी मैं कर ही नहीं पाया। मतलब सारे प्रोविज़न पता थे क्योंकि मैंने हाथ से बनाए नहीं थे, तो फिर वो कर ही नहीं पाया और वो पेपर मेरे से अच्छा हुआ ही नहीं। तो रीज़न बीइंग क्या है कि जब तक मैं उसको हाथ से नहीं बनाऊंगा, जब तक मैं उस पर प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तब तक वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, आप कितने ही प्रोविज़न याद कर लो, आप कितनी बार उसको देख लो, आपको एक एक क्वेश्चन हाथ से बनाना पड़ेगा। अगर आप मन में सोच रहे हो 2 + 2 4 होते हैं, तो उसको आप लिख के बनाओगे तो जाके वो चीज़ एग्ज़ाम में बनेगी, नहीं तो फिर वो भी आपके साथ में चोट कर जाएगी, दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, तो मेन यही है कि प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होते हैं उनको कॉपी में, रफ कॉपी में कर करके ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ऑल्दो थ्योरी के लिए मैं ये बोलता हूँ कि अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर प्रैक्टिस करा करो। एक सेशन अपन लेके आएंगे कि आंसर्स को कैसे लिखें, है ना, उसके ऊपर। तो मैं उसको आपको बताऊंगा कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए प्रैक्टिकल पेपर में भी और सेम थ्योरी पेपर में भी। ठीक है, तो वो भी अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए तो उसको लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।